नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। हमने देखा था कि अर्जुन पिछले कुछ श्लोकों से कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों के बारे में जिक्र कर रहा है। तो उसी श्रृंखला में आगे अर्जुन क्या कहता है, जो कि प्रथम अध्याय का 43वां श्लोक है। तो श्लोक इस प्रकार है, दोष ही एते ही कुलग्नानाम वर्ण संकर कारकैहि उत्सादन्ते जाति धर्मः कुल धर्मः च शाश्वतः। अर्थात इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखें कि अर्जुन जो है वो उसके उस क्षण में जो उसके मन में जो डर चल रहे हैं, जो भय चल रहा है, जो वो देख पा रहा है कि युद्ध के बाद की स्थिति क्या होने वाली है, युद्ध के बाद की जो एक तस्वीर उसकी आंखों के आगे जो बन गई है वो एक बड़ी भयावह तस्वीर बन गई है। और उसी तस्वीर को देखकर अर्जुन जो है वो ये कह रहा है कि जो समाज में सदा से चलते आए हुए स्थापित नियम हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो कायदे कानून हैं, वो सब जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और पूरे समाज में एक अव्यवस्था फैल जाएगी। और शायद अर्जुन ये चाह रहा है मन में कि उस अव्यवस्था को फैलाने में उसकी भूमिका ना हो जाए, इसलिए वो ये चाह रहा है कि किसी टाइप से हम इस युद्ध से बच सके। तो यहाँ पर वो क्या कहता है, यहाँ पर अर्जुन कहता है कि इन कुल घातियों की वजह से जो वर्ण संकर पैदा होंगे, वो उससे क्या होगा कि जो जाति धर्म है और कुल धर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर तीन चीज़ें आई हैं, एक वर्ण संकर वर्ण का जिक्र आया है, एक जाति का जिक्र आया है और एक कुल का जिक्र आया है। तो हम सबसे पहले समझें कि ये वर्ण व्यवस्था क्या थी हिंदुस्तान में या क्या है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो वर्ण से हमारे दिमाग में आता है कि 4 वर्ण थे या हैं हमारे हिंदुस्तान में, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अब जो वर्ण में लोग पैदा होते हैं उसी हिसाब से उनका वर्ण हम मानने लग जाते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता है तो उसको हम ब्राह्मण ही मानते हैं, कोई क्षत्रिय के घर पैदा होता है तो वो क्षत्रिय माना जाता है, जो वैश्य के घर पैदा होता है वो वैश्य माना जाता है। तो अब जो है जन्म के अनुसार हम वर्ण निश्चित करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पढ़ा है बहुत जगह और समझा है कि जो वर्ण व्यवस्था थी हिंदुस्तान में जो शुरू हुई तब ये ऐसी नहीं थी। शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो समाज को चलाने के लिए बनाई गई थी कि वो अच्छी तरह से चल सके, वो सामंजस्य से चल सके। जो पहले वर्ण व्यवस्था थी वो समाज में सामंजस्य स्थापित करती थी और समाज एक अच्छी तरह आगे बढ़ता था। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था में क्या होता था कि जो जिसके काबिल होता था, जिसकी जो काबिलियत होती थी उसके अनुसार उसको वर्क दिया जाता था करने के लिए और वो उसका वो वर्ण माना जाता था। जैसे जो बहुत समझदार आदमी होते थे, जो बारीक चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझते थे, जो ये प्लान कर सकते थे कि क्या करना है हमें और क्या नहीं करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना किसी भी काम को, तो वो ब्राह्मण कहलाए या ब्राह्मण वर्ण में उनको लिया गया या लिया जाता था। और ऐसे ही जो शक्तिशाली होते थे, जिनका दमदार शरीर होता था और जो साहसी होते थे, मन के भी वीर होते थे, जो शरीर बलिष्ठ होने के साथ साथ डरते भी नहीं थे और बहुत साहस का प्रदर्शन करते थे, उनको क्षत्रिय वर्ण में लिया जाता था। ऐसे ही जो व्यापारिक बुद्धि रखते थे उनको वैश्य वर्ण में लिया जाता था। और ऐसे ही जो और लोग होते थे जिनको बार बार कुछ कहकर काम कराना पड़ता था या जिनको और बाकी कामों में जो दिमागी रूप से इतना काम नहीं कर सकते थे या जो आप कहिए कि और कामों में जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता था, वो शूद्र कहलाए। तो पहले ऐसा नहीं था कि कोई भी आदमी जो है वो एक ही वर्ण में माना जाएगा, उसके बच्चे उसी वर्ण में माने जाएंगे। पहले ऐसा होता था कि जो जिसकी काबिलियत है, जिसकी जैसी मेरिट है, उसको उस वर्ण व्यवस्था में शामिल किया जाता था और बड़े सामंजस्य से आपस में मिलकर जो है समाज चलता था। आप ये समझिए कि जैसे एक शरीर है, शरीर में दिमाग का काम है सब पूरे शरीर को गाइडेंस देना। ये जो हमारा पूरा शरीर चलता है, चाहे जागृत अवस्था में और चाहे सोते हुए भी, हमारे बहुत सारे फंक्शन चलते रहते हैं और जागने में भी हम बहुत सारे जो फंक्शन करते हैं उस सारे फंक्शन का जो डायरेक्शन देता है वो दिमाग देता है। हमारा जो हमारा शीश है या जो हमारा दिमाग है वो देता है। तो समझिए वो ब्राह्मण का काम करता था। इसी टाइप से हाथ जो होते हैं वो बहुत सारे काम करता है, अपने आप को बचाता भी है और दूसरे काम भी करता है, वो क्षत्रिय के टाइप से काम करते हैं।
पेट जो है वो एक किस्म से सब चीज़ को इकट्ठा करता है और पूरे समाज में बांटता है। पूरी शक्ति जो हमारे को मिलती है हमारे पेट से, उदर से मिलती है। कोई भी चीज़ हम लेते हैं उदर में जाती है और वहाँ से शक्ति का ये बंटवारा होता है पूरे शरीर में। तो समझिए कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, फाइनेंस चलता है। तो वैश्य, इसी टाइप से शरीर का सारा बोझ जो है वो हमारे पैरों पे होता है। तो वो एक किस्म से आप शूद्र मान सकते हैं। आप ये समझिए कि ये सब जो हैं वो आदमी की काबिलियत पर उसके काम के अनुसार बांटे जाते थे वर्ण। अब हमारे को ये लगता है कि नहीं नहीं, ये तो जो जिसमें पैदा हुआ वो हुआ। पहले ऐसा नहीं था। आप समझिए कि परशुराम जी, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, परशुराम जी वो जन्म तो उनका ब्राह्मण के घर हुआ था, लेकिन काम उनके क्षत्रियों वाले थे। इसी तरह से आप देखिए विश्वामित्र, विश्वामित्र जो है वो राजा थे, वो क्षत्रिय थे, लेकिन वो ब्राह्मण वाला उन्होंने काम करा और बहुत उनकी आज भी जो है बड़ी उनका सम्मान है विश्वामित्र का, कि ऋषि विश्वामित्र थे। तो ऐसा नहीं था कि जो जहाँ पैदा हो रहा है वो वही काम कर रहा है, ऐसा नहीं था। लेकिन क्या है कि मानव स्वभाव होता है। मानव स्वभाव क्या होता है कि वो धीरे धीरे करप्शन करना शुरू करता है, आचार भ्रष्ट होना शुरू होता है उसका। तो धीरे धीरे जड़ता आने लगी, धीरे धीरे आचार जो है हमारा थोड़ा भ्रष्ट होने लगा मानव स्वभाव के अनुसार, और धीरे धीरे वर्णों में ही जातियां बनने लगी। जातियां कैसे बनने लगी कि जो जो काम करता था उसकी अपने वर्ण में एक पहचान बनने लगी। जैसे आप समझिए कि जो धोने का काम करता था वो धोबी बनता चला गया, या धोबी जाति ऐसे बननी शुरू हुई। जो समझिए गंध का व्यापारी था वो गांधी कहलाने लगे, और वो ट्रेडर कम्युनिटी में वो गिने जाने लगे, क्योंकि गंध के व्यापारी थे, गांधी कहलाने लगे। इस टाइप से धीरे धीरे अपने ही वर्ण में जातियां बनने लगी, और मनुष्य ने अपने ही जो कोई शक्तिशाली मनुष्य रहे होंगे या जो पावरफुल लोग रहे होंगे, और जब वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम करते हैं ना तो सिस्टम गड़बड़ाने लगता है। तो वर्ण सिस्टम भी धीरे धीरे गड़बड़ाया और वो जन्म के आधार पर सिद्ध होने लगा कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनने लगा। लेकिन आप देखिए कि अगर ब्राह्मण कोई है और उसको कुछ नहीं आता जाता, उसने शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं लिया, उसको किसी चीज़ का पता नहीं है, तो नाम का ही ब्राह्मण है, वो किसी लायक थोड़ी है। वो ब्राह्मण कहने लायक ही नहीं है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं या जितने भी हमारे शास्त्र हैं या जितने भी हमारे पुराण हैं, अगर आप पुराणों को पढ़ेंगे ना तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि जैसे ब्राह्मण को दान देना ये लिखा है, तो वो ऐसे नहीं है कि आप जो जन्म से ब्राह्मण है उसको दे देना है। उसमें उन्होंने बताया कि जो ये कार्य करता हो, जिसने ये नियमों का पालन किया है, वो ब्राह्मण कहलाएगा और उसको वो दान देना है। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जन्म से जातियां और वर्ण निश्चित होने लगे। वर्ण व्यवस्था को आप ऐसे समझिए कि मैं अगर बच्चों के हिसाब से समझाना चाहूँ कि जैसे केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में करीब 108 के करीब एलिमेंट माने जाते हैं। तो उन एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में और अलग अलग पीरियड्स में हमने पीरियोडिक टेबल में रखा है। तो जब हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनकी विशेषताओं के हिसाब से हमने उनके ग्रुप्स और उनके पीरियड्स बांटे हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट बड़ा है या कोई छोटा है, कोई ऊंचा एलिमेंट है कोई नीचा एलिमेंट, ऐसे नहीं है। सब एलिमेंट है, हर एक की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसी हिसाब से हमने ग्रुप्स रखे हैं। ये नहीं रखा कि जो पहले ग्रुप में है वो तो बहुत ऊंचे एलिमेंट्स हैं और जो 8वें ग्रुप में है वो तो एलिमेंट्स जो हैं वो तो बड़े नीचे एलिमेंट्स हैं। ऐसे नहीं, सब एलिमेंट्स बराबर हैं, लेकिन उनकी ग्रुपिज्म हुई है। कोई किसी ग्रुप में है, कोई किसी पीरियड में है। तो आप पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बच्चे समझ रहे होंगे जो पढ़ते हैं साइंस को, वहाँ कोई छोटा बड़ा एलिमेंट नहीं होता। इसी टाइप से वर्ण व्यवस्था थी, छोटा बड़ा नहीं होती थी, समझदारी के हिसाब से कि जो जिसकी जितनी समझ है, जो जो कार्य कर सकता है उसको उस वर्ण में डाला जाता था। और उसी में ही जब आचार हमारा भ्रष्ट हुआ, धीरे धीरे जातियाँ बनी और जन्म से हम लोग मानने लगे। तो यहाँ पर जो आ रहा है कि वर्ण संकर जब पैदा होंगे, वर्ण संकर मतलब कि जो जो कार्य करने योग्य है वो कार्य ना करके दूसरे कार्य करने शुरू कर दें, वो वर्ण संकर के हिसाब से माने जाते हैं या माने जाते थे। अब हमारी सोच जो है ना वो जन्म के आधार पर ही हो गई है, पहले ऐसा नहीं था। तो आप समझिए कि यहाँ पर ये जो वर्ण व्यवस्था आई है, ये जो वर्ण संकर का नाम ले रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि जो जिस लायक बच्चा बनना चाहिए था उस लायक ना बनकर कोई और ही काम करने लग जाए। मान लीजिए फाइनेंस का आदमी है और वो ऑपरेशन करने उसको भेज देंगे तो सारी गड़बड़ी हो जाएगी ना। वो कहे नहीं मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो कर लूँगा ऑपरेशन। तो ये संकरता है कि था किसी लायक हो गया। तो ये कैसे होगा? जब समाज के नियम जो हैं वो उनका ह्रास होना शुरू हो जाएगा। जो समाज के रीति रिवाजें या जो नैतिक मूल्य हैं समाज के, जब उनका ह्रास होना शुरू होता है तो वर्ण संकर पैदा होने शुरू हो जाते हैं।
तो यहाँ पर अर्जुन की यही चिंता है कि जो भी उस समय एग्जिस्टिंग समाज था, जो भी उसके नियम थे, वो कह रहा है कि अपने ही कुल का नाश करके, या जो युद्ध होगा उसमें कुल का नाश होगा। और कुल घाती कौन है? जो अपने कुल का नाश करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो उसके हिसाब से जो कौरव का पक्ष है वो कुरु वंश या कुल का नाश करने के लिए तैयार खड़ी है। तो वो उनको इंगित करके कहना चाह रहा है कि ये कुल घाती हैं, और कुल का नाश करने से जो वर्ण संकर पैदा होंगे उससे जाति धर्म और कुल धर्मों का नाश हो जाएगा। कुल धर्म क्या है? कुल धर्म है कि जो हरेक परिवार के एक कुछ खास रीति रिवाज होते हैं, हरेक परिवार में होते हैं। जब कोई घर में बड़ा कार्य होता है तो हम देखते हैं कि लोग कहते हैं हमारे परिवार में तो ऐसे होता है जी, हमारे घर में ऐसे किया जाता है। वो बहुत पुराने चले आ रहे परंपराओं से हमें मिले हुए जो कुछ कर्म होते हैं या कुछ हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ हमारे धर्म होते हैं, वो कुल धर्म कहलाता है। और कहीं पर भी कोई धर्म या ड्यूटीज़ बनती हैं या कर्तव्य बनते हैं, वो एकदम से नहीं बन जाते, उनको बनने में सालों लगते हैं। सालों तक बड़े बुजुर्गों ने उनको देखा होता है कि ऐसे करने से फ़ायदा होगा, तब वो अपने बच्चों को वो स्थानांतरित करते हैं वो विद्या या वो रीति रिवाज के, बेटे ये काम ऐसे करना है, हमारे घर में ऐसे करना। उन्होंने देखा है, समझा है, जाना है, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी जब उसको पहचाना गया तब वो रीति रिवाज के रूप में स्थापित होते हैं। सालों लग जाते हैं किसी समाज के नियम बनने में, सालों पीढ़ियां लग जाती हैं किसी कुल के धर्म बनने में। धर्म मतलब ड्यूटी, क्या हमारे घर में होना है, क्या नहीं होना है। हर एक घर के अपने धर्म है। तो अर्जुन यही कह रहा है कि इन कुल घातियों से जो वर्ण संकर पैदा होंगे उससे समाज में ऐसी अवस्था फैल जाएगी कि लोगों के जो स्थापित नियम है, जो पीढ़ियों से समझे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सब गडमड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। क्यों गडमड हो जाएगा? क्योंकि जो परिवार के मुखिया हैं, जो कुल को संभालने वाले हैं, वो तो सब यहाँ युद्ध में खड़े हैं। जब वो सारे मर जाएंगे तो कौन अगली पीढ़ी को संभालेगा? पहले भी आया था कि फिर औरतों के ऊपर सारा भार आ जाएगा और उनको संभालना मुश्किल होगा, तो कुछ गलत नियम शुरू हो सकते हैं समाज में। अर्जुन के कहने का मतलब यह है कि ये जो परिवार के मुखिया होते हैं वो ना सिर्फ परिवार को संभालते हैं बल्कि उनको सही गलत का ज्ञान भी कराते हैं, और लाइव एग्जाम्पल, जीवंत उदाहरण से खुद करके दिखाते हैं। किसी भी बच्चे में अपने परिवार के रीति रिवाजों की नींव पड़ती है बचपन से। जब आपका बच्चा आपको बचपन से कुछ करते हुए देखता है, मान लीजिए आपके घर में रोज जो है दिया जलाया जाता है, जब बच्चा बचपन से देखता है ना कि बड़े दिए जला रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उसकी इंपॉर्टेंस उसके दिल में बैठ जाती है। किसी भी काम की इंपॉर्टेंस बच्चे के मन में बचपन से बैठनी शुरू होती है, नींव पड़ती है बचपन से। तो अर्जुन की यही जो है वो सोच है कि ये सब चीजें बिगड़ जाएंगी। बिगड़ने से क्या होगा? एक अव्यवस्था फैल जाएगी समाज में, सारा समाज के स्थापित नियम नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और अर्जुन इसी से बचना चाह रहा है। वो कुल घाती कहने का मतलब उसका ये है कि मैं इसमें शामिल नहीं होना चाह रहा, मैं अपने कुल का नाश नहीं करना चाह रहा, चाहे उसके लिए फिर मेरे कोई प्राणी क्यों ना हर ले, चाहे फिर उसके लिए मेरे को सरेंडर ही क्यों ना करना पड़े। तो अर्जुन की ये जो चिंताएं हैं वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के आगे रख रहा है, और भगवान लेकिन अभी मौन होकर अर्जुन के सारे तर्क सुन रहे हैं। तो चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। धन्यवाद।